हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करते हैं। ME303 सब्जेक्ट में हम स्टीम नोजल्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। उसकी जो सब यूनिट है 1.5 सुपर सैचुरेटेड फ्लो, भाप का लाक्षणिक प्रवाह, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फ्लो ऑफ स्टीम, कि भाप एक्चुअली स्टीम नोजल में किस प्रकार से बिहेव करती है। तो अगर हम ये एचएस डायग्राम जो दिया गया है, यह एक आदर्श फ्लो के लिए डायग्राम है। इसके अनुसार जैसे एचएस एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में एक ग्राफ हम देख सकते हैं। तो भाप का जैसे जो नोजल की लंबाई में आगे बढ़ती जाती है तो आर्द्रता भी बढ़ती जाती है, ये हम जानते हैं, क्योंकि एंथैल्पी ड्रॉप होता है, हीट ड्रॉप होता है। हीट एनर्जी जो दाब ऊर्जा होती है स्टीम की, वह स्टीम नोजल में एक्सपांशन के कारण वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना। तो ये एक्सपांशन होता है तो नोजल की लंबाई के अंदर वह मॉइस्ट होती जाएगी, है ना। वो जो अगर सुपर हीटेड स्टीम है तो वो पहले उसका फेस चेंज होगा, वो वापस से ठंडी होकर ड्राई सैचुरेटेड बन जाएगी और फिर और ठंडी होकर वेट रीजन में आ जानी चाहिए। यदि जो है भाप वो अतितप्त है तो प्रवाह होने के कारण यह पहले शुष्क होगी और उसके बाद में आर्द्र हो जाएगी, जैसा कि बिंदु 2 पर दर्शाया गया है ना। ये एग्जिट बिंदु है और पहला जो बिंदु है वो एंट्रेंस का बिंदु है, और जो बीच में जो सैचुरेशन लाइन है ये वो बिंदु है जहाँ पर स्टीम सैचुरेटेड ड्राई हो जाएगी। यह प्रवाह पूर्णतः इक्विलिब्रियम में होता है। आदर्श स्थिति में ये पूरी तरह साम्य में होता है। यहाँ पर प्रवाह को पूर्णतः घर्षण रहित माना जाता है। हमने यहाँ पे अभी घर्षण के अंदर जो है घर्षण को नगण्य माना है, लेकिन हम ये देख चुके हैं कि घर्षण जो है वो प्रैक्टिकली वास्तविकता में हमेशा होता है। स्टीम नोजल की जो सतह होती है अंदरूनी, उसमें कुछ ना कुछ घर्षण होता है। तो हम ये पहले देख चुके हैं कि कंठ के बाद का जो वेग है वो अतिध्वनिक होता है तथा नोजल की लंबाई से भाप को बाहर निकालने में बहुत ही कम समय लगता है। अतः भाप को की अवस्था परिवर्तन के लिए अत्यंत ही कम समय मिल पाता है। इस प्रकार से प्रवाह में साम्यता नहीं बन पाती है और वो स्टेबल नहीं होता है ना। अब इसको हम ये जो एक्चुअल मोलर चार्ट है, एचएस डायग्राम, वो यहाँ पर दर्शाया गया है, एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, बिंदु 1 से अतितप्त अवस्था से भाप का प्रवाह आरंभ होकर शुष्क संतृप्त अवस्था 1' तक पहुँचने के पश्चात भाप का प्रसरण 3 तक होने में भाप को आर्द्र हो जाना चाहिए, परंतु वास्तव में भाप आर्द्र नहीं हो पाती है, अर्थात भाप के कणों का द्रवण प्रारंभ नहीं हो पाता है। भाप का प्रवाह बिंदु 3 तक अतितप्त भाप की तरह ही जारी रहता है। इससे दाब P3 पर वक्र AB3 पर बिंदु 3 तक, जो कि अतितप्त वक्र AB का बढ़ा हुआ भाग है, जारी माना जाता है ना। तो जो स्लोप है P2 दाब का, जो कि सुपर हीटेड रीजन में है, वही स्लोप हमने वेट रीजन में जो है वो होता है ना। स्टीम को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो कंडेंस हो जाए। उसका टेम्परेचर भले ही ड्रॉप होता है, लेकिन वह जो है अपना फेस चेंज नहीं कर पाती और वो अतितप्त ड्राई ही बनी रहती है। ऐसी अवस्था जिसमें अवस्था परिवर्तन में विलंब होता है, अति संतृप्त प्रवाह, सुपर सैचुरेटेड फ्लो कहा जाता है। अब सुपर सैचुरेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि स्टीम का उसके सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ जाने के बावजूद उसका कंडेंसेशन नहीं हो पाता है, सैचुरेशन टेम्परेचर पहुंचने पर भी। इस प्रकार का प्रवाह साम्य में भी नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको मेटास्टेबल फ्लो भी कहते हैं। साम्य में प्रवाह स्थायी प्रवाह स्टेबल फ्लो कहलाता है। इस प्रकार का प्रवाह कंठ से भाप के गुजरने के पश्चात ज़्यादा देरी तक नहीं रह पाता है। इसकी भी एक लिमिट होती है कि स्टीम जो है इस तरह का बिहेवियर, मेटास्टेबल बिहेवियर शो करती है। यह लगभग होता है 94 to 95% ड्राइनेस फ्रैक्शन का। ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है 0.94 से लेकर 0.96 तक रीजन में होता है। इसी रीजन में केवल स्टीम जो है इसी लिमिट के अंदर इस तरह का बिहेवियर शो करती है। इसके बाद स्टीम जो है अचानक से अपना फेस चेंज कर लेती है, वो वेट रीजन में वेट हो जाती है तथा बिंदु 3 पर पुनः साम्यावस्था में आ जाती है। इस दाब को स्थिर दाब पर स्थिर एंथैल्पी प्रक्रम के द्वारा माना जाता है। ये भी माना जाता है कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है। आरेख में इसे 3 से 4 से दर्शाया गया है।
इस प्रक्रम के कारण एंट्रोपी में वृद्धि होती है ना। अब शेष प्रसरण 4 से 2 तक सामान्य साम्य प्रक्रम की तरह ही होता है। अति संतृप्त प्रवाह को सुपर कूल्ड फ्लो भी कहा जाता है ना, क्योंकि जो स्टीम है उसका फेस चेंज नहीं होता है लेकिन उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है, तो इसलिए इसको सुपर कूल्ड स्टीम या सुपर कूल्ड फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि बिंदु 3 पर तापमान उसके संतृप्त तापमान से कम पाया जाता है। इसके कारण भाप का घनत्व भी कुछ बढ़ जाता है व अति संतृप्त अवस्था में भाप की प्रवाह दर भी कुछ बढ़ जाती है। यदि विभिन्न दाबों का प्रभाव के लिए साम्य बिंदु 3 प्राप्त किया जाए तो इसका पथ लोकस्ट आरेख में ही डॉट रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस रेखा को विल्सन रेखा के नाम से जाना जाता है। उच्च दाबों के लिए यह लगभग 0.94 शुष्कता भिन्न पर व निम्न दाबों के लिए 0.96 शुष्कता भिन्न होती है। तो अब ये इस तरह का जो सुपर सैचुरेटेड फ्लो है, इसके क्या मेन फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होते हैं जिनके कारण से स्टीम इस तरह का बिहेव करती है। तो पहला रीज़न जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि टाइम जो है बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये जो स्टीम एक्सपांशन का प्रोसेस है वो होता है नोज़ल में, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है स्टीम को कंडेंस होने का। और दूसरा है कि डस्ट पार्टिकल्स की एब्सेंस होना, कि जो स्टीम के अंदर डस्ट पार्टिकल की कमी होती है, नहीं होते हैं, एब्सेंस होता है, इसलिए ही स्टीम जो है इस तरह का बिहेवियर भी शो कर सकती है, क्योंकि स्टीम जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो स्टीम को कंडेंस करने में हेल्पफुल फैक्टर होती है। अब इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो पहला इफ़ेक्ट तो है जो एंथैल्पी ड्रॉप है ना, जो नोज़ल के अंदर एंथैल्पी ड्रॉप होता है वो कुछ डिक्रीज़ हो जाता है, घट जाता है, लेकिन इसका जो आउटलेट एग्ज़िट पे जो वेलोसिटी है इस पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये जो इफ़ेक्ट हैं जिसके कारण से एंथैल्पी का ड्रॉप है वो थोड़ा घट जाता है ना, और स्टीम जो है बीच में अचानक से सुपर कूल्ड हो जाती है।